रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जन की बात। इस बार हमारे कार्यक्रम में चर्चा होगी महिला सुरक्षा को लेकर। आज के दौर में रात के अंधेरे में यदि आपको कोई खाकी वर्दी वाला दिखाई दे तो साहस बढ़ जाता है, और आपके बीच में आकर कोई हालचाल पूछे, आपके बारे में जानकारी हासिल करे कि आपको कोई दुख दर्द तो नहीं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अपने स्टूडियो में जोड़ रहे हैं गौतम बुद्ध नगर पुलिस में डीसीपी महिला सुरक्षा वृंदा शुक्ला जी को। मैं अपने स्टूडियो में उनका स्वागत करता हूं। शुक्ला जी नमस्कार। नमस्कार विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वृंदा जी, जो इस समय अभियान चल रहा है महिला सुरक्षा को लेकर, उसमें खास तौर पर जो आपने सेल बनाया है वो किस तरीके से काम करता है, ये हमारे श्रोताओं को बताइए, और कुछ अच्छे उदाहरण जिन्होंने महिला सुरक्षा की भावना भरी है महिलाओं में, ऐसे कार्य बताइए। जी जी, तो गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में हमारा शुरू से यही उद्देश्य रहा है कि महिलाओं की सुनवाई के लिए एक स्वतंत्र माध्यम हो, उनको इधर उधर भटकना ना पड़े, किसी की भी बात अनसुनी ना रह जाए। तो इसलिए थाने स्तर से लेके मुख्यालय स्तर तक एक अलग वर्टिकल को तैयार किया गया है। हमारे सभी थानों पर अब एक अलग से टीम है जिसमें दो सब इंस्पेक्टर्स हैं, कुछ हेड कांस्टेबल्स हैं, जिनकी नियुक्ति वहाँ के महिला सुरक्षा कक्ष में की जाती है। सभी थानों में बहुत अच्छे अलग से कक्ष बने हैं जहाँ महिलाएं आराम से अपनी बात बता सकें, बाकी थाने की चकचक से दूर। और वहाँ पे ये टीम तैनात रहती है कि कोई भी महिला ये ना कह सके कि थाने में मेरी सुनवाई नहीं हो सकी, और उनकी ये शिकायतें लेते हैं और उनके समयबद्ध रूप से और पूरी संवेदनशीलता से काम करते हैं। तो ये जो टीम है इसकी बहुत नजदीकी से सारा सुपरविजन एसीपी महिला सुरक्षा और मेरे द्वारा किया जाता है, और जो भी महिला कोई चौकी या थाने कोई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है वो बहुत आसानी से हमारे पास आ सकती है। तो इससे हम यही सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो महिलाओं की पुलिस की कार्रवाई के साथ संतुष्टि है वो बहुत बढ़े। और इसमें कुछ बहुत बेहतरीन काम हो भी रहा है। बहुत से उदाहरण है, जैसे कि हाल ही में थाना फेज 2 में 112 पे कॉल करके किसी आते जाते व्यक्ति ने सूचना दी थी कि एक महिला फुटपाथ पे लेबर में जा रही थी और वो बहुत हेवीली प्रेग्नेंट थी। तो इसी सूचना पे तुरंत फेज 2 की महिला सुरक्षा इकाई वहाँ पे पहुंची। उन्होंने देखा वो लेडी थोड़ी मानसिक रूप से भी पीड़ित थी, सही रूप से बता नहीं पा रही थी कि वो कहाँ से आई है या बच्चे का पिता कौन है। लेकिन उनको जब पीएचसी बंगेल लेके जाया गया, वहां से निठारी के लिए रेफर किया गया, लेकिन उतनी ही देर में उनका लेबर काफी बढ़ गया था और उधर ही पुलिस कर्मियों के सहयोग से, जो महिला कांस्टेबल्स थी उनके सहयोग से वही उनकी डिलीवरी कराई गई। और क्योंकि महिला थोड़ी मानसिक रूप से पीड़ित थी, वो बच्चे के भी ठीक तरीके से देखरेख नहीं कर रही थी। लेकिन मुझे गर्व है ये बताने में कि हमारी महिला पुलिस कांस्टेबल्स ने उस बच्चे को लगभग 4-5 दिन तक पूरी तरह संभाला, जब तक कि उसके लिए बाल कल्याण समिति ने ऑर्डर नहीं कर दिए कि उसको शेल्टर होम में भेजा जाए, क्योंकि महिला उसकी देखरेख करने में सक्षम नहीं है। इसी तरह से हम घरेलू हिंसा जो है उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं और उस पे निरंतर हमारा एक फॉलो अप चलता है। जैसे कोई भी महिला जिसने एक बार पुलिस में कॉल कर दिया कि उनके साथ मारपीट हुई है, तो उस समय तो गाड़ी जाती ही है और जो भी मौके पे कार्रवाई करनी होती है करते हैं। लेकिन घरेलू हिंसा हम मानते हैं कि ऐसी समस्या नहीं है जो एकदम से चली जाएगी, जादू से ठीक हो जाएगी। तो इसी कारणवश हम उसके बाद अगले 2 सप्ताह में दोबारा स्वयं कॉल करके महिला से उनकी स्थिति पूछते हैं कि क्या उनकी घर की स्थिति में कुछ सुधार आया, और अगर नहीं आया होता तो हम उन्हें सुझाव देते हैं कि अब नेक्स्ट लेवल विधिक कार्रवाई का क्या है या काउंसलिंग का क्या है, जिससे हम उनका सहयोग कर सके। कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाएं कहती हैं कि अरे मुझे तो नहीं पता कि एप्लीकेशन कैसी लिखनी है, कैसे लिखनी है, किसके पास जाना है, तो हम उनकी एप्लीकेशन तक लिखने में सहयोग करते हैं। तो ये जो हमारी फॉलो अप सेवा है, ये लगभग अब 6000 महिलाओं को अपनी सेवा दे चुकी है। पिछले हमने कोविड काल में इसको शुरू किया था और अभी तक ये प्रचलित है। तो ये हमारे कुछ उदाहरण है, ये मतलब आपसे शेयर करने के लिए कि हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि महिलाओं को प्राथमिकता से पुलिसिंग सेवाएं हम दे सकें। माना जाता है अक्सर कि महिलाओं का पुलिस तक पहुंचना मुश्किल होता है, तो हम उस मुश्किल को आसान बनाना चाहते हैं। जी अच्छा, जिस तरह हाई राइज बिल्डिंगों में लोग रहते हैं, परिवार रहते हैं, उनमें कभी कभी एकांत में या अवसाद में लोग रहते हैं, ऐसी भी कोई कॉल आई होंगी आप लोगों के पास
जिनको आपने समय रहते हल किया और जिंदगी बचाई? जी, बहुत सारी कॉल्स कोविड काल के बाद से डिप्रेशन के रेट बहुत हाई रहे हैं। बहुत से लोग अकेले फंस गए हैं, उनको जो परिवार का एक सपोर्ट मिलता है वो नहीं मिल पाया क्योंकि बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन रहा, आर्थिक दिक्कतें भी बढ़ी हैं। तो कई बार हमें सिंगल महिलाओं से इस तरह के कॉल्स आए हैं कि वो सुसाइड करने पर विवश हो रही हैं या उसके बारे में सोच रही हैं या बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में, डिप्रेशन में है। तो हमारे पास एक छोटी सी काउंसलर्स की टीम है जिसको मैंने कुछ साइकियाट्रिस्ट से प्रोफेशनली ट्रेन कराया है। तो ऐसी कॉल्स हम तुरंत उनको रेफर करते हैं और चाहे उनको कई कई घंटे बात करना पड़े या पीड़िता से, वो बात करके उनको अपने उस मूड में से निकालती हैं। और कई सफलतापूर्वक हमने कई ऐसे लोगों को उत्साहित किया है कि वो अपने जो ये एक हतोत्साही है उसको छोड़ें और डिप्रेशन के बारे में और सुसाइड के बारे में ना सोचें और जिंदगी में आगे बढ़ने का प्रयास करें। एक अभी मुझे याद आ रहा है कि उदाहरण था कि यहाँ दादरी के पास किसी थाने के क्षेत्र में कोई महिला नहर में कूदी थी और आपकी टीम ने जाके उस महिला को बाहर निकाला था। जी जी जी, क्या था उसमें थोड़ा? अपने परिवार से नाराज होकर आ गई थी और जिस लड़के के साथ आई, किसी अन्य जनपद से, शायद मैनपुरी से आई थी और किसी लड़के के साथ भाग आई थी परिवार को छोड़ के। वहाँ उनकी गुमशुदगी भी दर्ज थी और जिस लड़के के साथ आई थी वो यहाँ लाके उनको छोड़ के चला गया था। तो इस बात से निराश होकर वो जो पास की नहर थी उसमें कूद गई, लेकिन सौभाग्यवश हमारी एक पुलिस की टीम निकल रही थी और एकदम वहाँ पे जो दरोगा है वो एकदम पानी में कूदे और इस लड़की को सफलतापूर्वक बचाया। फिर इनके परिवार से संपर्क कर लिया गया था और इनको उन्हीं को सुपुर्द किया गया। मैनपुरी पुलिस से टीम आई थी इनके परिवार सहित और लड़की को सुरक्षित लेके गई यहाँ से। जी, एक और किस्सा मुझे याद आ रहा है, मैं ये दादरी पुलिस का किस्सा है। शायद एक बुजुर्ग महिला थी और वो आपको किसी ऐसी जगह पे मिली थी भटकती हुई, उसको आपने अपने घर तक पहुंचाया। वो भी थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइए। जी जी, हाँ जी, वो भी बहुत हमारी पुलिस टीम की मानवीयता का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण था। ये हमें बस स्टैंड पर घूमती हुई मिली थी। बहुत ही वृद्ध महिला थी, ऑलमोस्ट चल भी नहीं सकती थी और ये भी थोड़ी मानसिक रूप से पीड़ित थी। कुछ बताने में सक्षम नहीं हो पा रही थी कि कहाँ से आई है कहाँ से नहीं। और इनको भी शेल्टर होम ने लेने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि हम इनको रख सकें। लेकिन पुलिस ही फाइनली वो विभाग है जो मना नहीं कर सकते और जो भी कोई ऐसी जिम्मेवारी होती है जो अन्य विभाग लेने से मना कर दे, वो एक किस्म से डिफॉल्ट से पुलिस की जिम्मेवारी बन जाती है। तो उनको सबसे नजदीक के सीएचसी में दाखिल कराया गया और 24 घंटे महिला पुलिस कर्मी उनकी देखभाल करते थे, उनको खाना पहुंचाना, उनकी सेवा करना, उनकी देखरेख करना। और मीनवाइल हमारी टीम ये भी प्रयास करती रही कि किसी तरह से इनका घर तलाश हो जाए। तो फाइनली ये बदायूं डिस्ट्रिक्ट की निकली और क्योंकि ये थोड़ी सी मेंटली डिसेबल्ड है तो ये किसी बस में बैठ के अकेले अपने आप यहाँ आ गई और इनका परिवार ढूंढ रहा था, पर वो सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी दूर पहुंच गई होंगी। तो उसके बाद फिर पुलिस की टीम द्वारा इनको सफलतापूर्वक बदायूं तक वापस पहुंचाया गया। अच्छा, कुछ जो नए स्कूली बच्चे हैं, छात्रों तक महिला सुरक्षा की बात कैसे आप लोग पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से उनके अंदर जागरूकता पैदा कर रहे हैं, इस अभियान के बारे में भी थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए। जी विनोद जी, हम बहुत एम्फेसिस इस चीज पे देते हैं कि जागरूकता ही सबसे बड़ा सशक्तिकरण है और हमें लगता है कि जो महिलाएं और बच्चियां जिनको अपने हक की जानकारी है और जिनको ये पता है कि अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो उनको तुरंत इसकी सूचना कैसे देनी है और कैसे सुनिश्चित करना है कि उनकी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाए, ऐसी महिलाएं कभी गलत बात नहीं सहेंगी, किसी भी प्रकार की प्रताड़ना नहीं सहेंगी। तो हम बहुत से जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, हम उन्हें महिला चौपाल कहते हैं। तो स्कूल्स, कॉलेजेस एक हमारा मेजर टारगेट ग्रुप है और हम बहुत से स्कूल्स और कॉलेजेस में ये कार्यक्रम करते हैं। पर एक जो नई चीज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि हम जल्द ही अब एक नया एक्सपोजर कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं स्कूल के बालिकाओं के लिए, खासकर जो 15 से 17 साल की उम्र की होंगी, जिनको हम अपनी महिला सुरक्षा टीम्स के साथ 2 दिन के लिए अटैच करेंगे। और वो सभी ड्यूटीज करेंगी उनके साथ जो महिला टीम्स करती हैं। जैसे वो हमारे महिला कक्षों में बैठ के कुछ घंटे प्रार्थनाओं की समस्याएं सुनेंगी, देखेंगी कि पुलिस उनको किस किस तरह के विकल्प देती है। फिर हमारे स्पेशलाइज्ड काउंसलिंग सेंटर्स हैं
कुछ घंटे वो काउंसलिंग टीम्स के साथ बैठकर देखेंगी कि काउंसलिंग कैसे की जाती है, बिना एफआईआर के मुकदमों का प्रकरणों का कैसे निस्तारण होता है। वो हमारी टीम के साथ पेट्रोलिंग करेंगी, कोर्ट में जाएंगी, कोर्ट में देखेंगी कि किस तरह कार्रवाई की जाती है और किस तरह से मैजिस्ट्रेट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, अक्यूज्ड की रिमांड देते हैं, किस तरह केसेस की सुनवाई होती है। तो हम ओवरऑल एक लीगल अवेयरनेस के लिए और खासकर पुलिस की कार्रवाई के लिए अवेयरनेस जनरेट करने के लिए और लड़कियों में कॉन्फिडेंस, एक उत्साह लाने के लिए पुलिस के कार्य की तरफ हम ये नया कार्यक्रम जल्द ही शुरू करने वाले हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे होगी और कैसे बच्चों को आप सेलेक्ट करेंगे इसमें? इसमें हमने सबसे पहले प्राथमिकता दी है सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को, जिनको हमने बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से हम चिन्हित करेंगे। और पहले ग्रुप में हम लगभग 30 बच्चियों को सिलेक्ट कर रहे हैं, जो 5 से 6 थानों में बांटी जाएंगी, 2-2, 3-3 के ग्रुप्स में, और वहाँ पे वो अपना ये 2 दिन का एक्सपोजर कार्यक्रम अटेंड करेंगी। अच्छा, एक चीज और पूछना है कि इस समय जो नोएडा जैसा शहर है, ग्रेट नोएडा है, मुआवजा भी मिल रहा है लोगों को, दहेज के बहुत सारे केस ऐसे आते होंगे जिनको आपको सुलझाना भी पड़ता है, और बहुत सारे ऐसे केस भी आते हैं जिनमें परिवार टूटने के कगार पर होते हैं, और आपकी काउंसलिंग के जरिए परिवार बचाए गए हैं। ऐसा भी कोई उदाहरण आपके सामने अगर है तो वो हमारे श्रोताओं के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जिनके घर में थोड़ा बहुत अगर तनाव चल रहा है तो वो दूर हो सकता हो। जी जी, आई थिंक ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है कि अक्सर महिलाएं सोचती हैं कि अरे इस तरह की समस्या के बारे में किसको शिकायत की जा सकती है, कि ये तो सामान्य बात है। कई बार उनके परिजन भी यही कहेंगे कि अरे चुपचाप सको, मैनेज करो। ये एक थोड़ा सा हमारे समाज में एटीट्यूड रहता है, लेकिन मैं इसको बहुत गंभीरता से लेती हूँ, क्योंकि अगर हम आंकड़े देखें तो गौतम बुद्ध नगर जैसे संपन्न और एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट में भी हर 10 दिन एक दहेज मृत्यु घटती है, क्योंकि एक बहुत संगीन अपराध है। और आजकल के टाइम में लड़कियों के इतने पढ़े लिखे, इतने जागरूक होने के बाद भी अगर हर 10वें दिन एक लड़की मरने पर विवश हो रही है, तो इससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि दहेज उत्पीड़न कितना गंभीर हो सकता है, और कई बार हम समझ भी नहीं सकते कि किस स्तर पे उत्पीड़न चल रहा है। तो सबसे पहले तो मेरा अनुरोध आपके सभी लिसनर्स से यही है कि इस प्रकार से अगर कोई भी सफर कर रहा हो, चाहे आप स्वयं हो या आपकी जानकारी में कोई हो, कोई परिवारजन हो, कोई और हो जो आपको पता है समस्या से ग्रस्त है, उन्हें जरूर प्रोत्साहित करें कि वो अपनी शिकायत पुलिस में करें। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाएं पुलिस के पास आने से इसलिए हिचकिचाती है क्योंकि उनमें अब कोर्ट कचहरी और ये एफआईआर की पैरवी करने की क्षमता नहीं होती। अक्सर वो आर्थिक रूप पति पर निर्भर होती हैं, ससुराल जनों पर निर्भर होती हैं, या उन पर बहुत सी जिम्मेवारियां होती हैं, वो इंडिपेंडेंटली ट्रैवल नहीं कर सकती, बच्चों की देखभाल की जिम्मेवारी होती है, तो उन्हें लगता है कि अरे पुलिस मेरी क्या मदद कर पाएगी, केस लिख के पति को जेल में डाल देगी। लेकिन यही मैं बताना चाहती हूँ कि अब पुलिस बहुत सी सेवाएं देती है और बहुत उच्च कोटि की हम काउंसलिंग सेवाएं देते हैं। खासकर नॉलेज पार्क पुलिस थाने में हमने शारदा यूनिवर्सिटी के साथ समन्वय में एक फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लिनिक खोला है, और उसमें जो सफलता का दर है हमारा, जो प्रकरण टोटल वहाँ पे जाते हैं और उनमें से कितनों में एफआईआर होती हैं, मात्र 10% में एफआईआर होती है, वहाँ पे सफलता का दर 90% है। तो ये एक बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला फिगर है, और इससे हमें ये भी पता लगता है कि अगर सही रूप से खासकर प्रोफेशनल्स द्वारा काउंसलिंग की जाए तो जो छोटे छोटे ऐसे विषय होते हैं जिनसे घर में मनमुटाव पैदा होता है, उनको सुलझाया जा सकता है और एक बहुत ही प्रभावी सुधार लाया जा सकता है घर की स्थिति में। लेकिन हम मदद तभी कर पाएंगे जब महिलाएं हमें बताएंगी कि उन्हें मदद की आवश्यकता है। अच्छा, एक तबका नोएडा में ऐसा भी रहता है या ग्रेट नोएडा में जो मजदूर वर्ग है, और मजदूर वर्ग खास तौर पर उनकी अप्रोच अपनी गली से बाहर तक भी नहीं होती है। ऐसे मामलों में निगरानी रखने के लिए क्या कोई ऐसा तंत्र आपने डेवलप किया है जिससे आपको सूचना मिलती हो और उन महिलाओं तक भी मदद पहुंचती हो? और ख़ास तौर पर मैं अभी आजकल देख रहा हूं कुछ मामलों में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे भटके हुए बच्चों को आप लोग उनके परिवार वालों से मिला रहे हैं। ये भी एक अच्छी बात है, ये थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को ये भी जानकारी दी। जी, जो आपका पहला सवाल है उसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि हाल ही में हमने एक महिला बीट अधिकारी के प्रणाली की शुरुआत की है, और इसमें जो हमने टारगेट किए हैं एरिया जहाँ पे ये बीट बनाई गई हैं, वो शहरी इलाका बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ या तो गांव है या फिर इस तरह के एरियाज हैं जैसे जहाँ
एक भट्टे वाले लोग इकट्ठा होके रह रहे हैं, या जहाँ झुग्गी झोपड़ी कॉलोनीज है, तो सिर्फ इन्हीं स्थानों के लिए हमने महिला बीट अधिकारियों को नियुक्त किया है। क्योंकि जैसा कि आपने कहा, ये माना जाता है कि इस तरह की जो पॉपुलेशन है उनमें जागरूकता कम है और पुलिस तक उसकी समस्याएं पहुंचती नहीं है। तो ये जो महिला बीट अधिकारी हैं, ये सप्ताह में 2 बार इन सभी जगहों पर जाती हैं। इनका एक समय फिक्स है, तो महिलाओं को अब पता लगने लग गया है कि ये वहाँ आती हैं, और ये वहीं जाके जो भी इनको एक कोई सार्वजनिक स्थल मिलता है या कहीं जैसे ग्राम पंचायत कार्यालय में कोई कमरा है इनके लिए चिन्हित कर दिया गया है, तो वहाँ जाके सप्ताह में 2 बार 4 से 5 घंटे उपस्थित रहती हैं। और हम महिलाओं को वहाँ यही प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपकी कोई भी पुलिस की समस्या है, आपको चौकी या थाने तक जाने की जरूरत नहीं है, आप मात्र अपने बीट अधिकारी को बता दीजिए, और वही इसका या तो मौके पे निस्तारण होने लायक होगा तो वही कर देंगे, और नहीं होगा तो ये एक ब्रिज की तरह काम करेंगी कि हर सप्ताह आपका मान लीजिए बयान ले लिया, जाके चौकी में आपकी फाइल खोल दी या थाने में फाइल खोल दी, और उस पे आगे जो भी कार्रवाई होनी है उसको वो फॉलो अप करती रही। तो ये हमारा एक खास पहल है ऐसे टारगेट ग्रुप तक पहुंचने के लिए जो स्वयं नहीं आ रहे हमारे पास तक। और जो आपने दूसरा पूछा ऑपरेशन मुस्कान के बारे में, जिसमें हम बहुत मेहनत कर रहे हैं कि जो खोए हुए बच्चे हैं उनको उनके परिजनों से मिलने, तो इस अब 100 बच्चे पिछले 4 महीने में हम खोज चुके हैं, तलाश चुके हैं। तो एक तो ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी डायरेक्टली सूचना थानों और चौकियों पे आती है कि वो खो गए हैं, तो उसमें ऑफ कोर्स पहले से कहीं ज्यादा प्रयास किया जा रहा है, और इसमें हम अब टेक्नोलॉजी बहुत बड़े स्तर पर यूज कर रहे हैं। हम गूगल अर्थ को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं गाँवों को देखने के लिए, कि अगर बच्चा कोई आसपास के गाँव का नाम बता देता है या डिस्ट्रिक्ट के नाम का नाम बता देता है, तो हम बहुत डिटेल्ड मैपिंग करते हैं देखने के लिए कि इस नाम के गांव कहाँ है और कहाँ से बच्चा हो सकता है। तो उससे हमें बहुत ज्यादा लाभ भी मिल रहा है। और उसके बाद एक जो दूसरी चीज होती है वो ये होती है कि शुरुआत में तो जब खोए हुए बच्चे की सूचना मिलती है तो कुछ दिन तो उस पर बहुत ज्यादा मेहनत की जाती है, लेकिन फिर बाल कल्याण समिति ऑर्डर कर देती है कि चलिए इस बच्चे के पास जाने का कोई स्थान नहीं है, इसको शेल्टर होम में भेजा जाए। तो शेल्टर होम में जाने के बाद एक किस्म से उनसे से ध्यान हट जाता है। लेकिन इस समस्या का विकल्प खोजने के लिए हमारी जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है उनको निर्देशित कर दिया गया है कि वो सप्ताह में 2 दिन प्रत्येक शेल्टर होम जाएंगे जो हमारे यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में है, और वहाँ पे बच्चों से निरंतर बात करते रहेंगे, ताकि बार बार बच्चे की काउंसलिंग करने से हर बार हो सकता है कि आपको कोई एक नई सूचना ऐसी मिल जाए जिससे आप उनका परिवार तलाश करें। तो हमारा प्रयास यही है कि कोई भी बच्चे का केस नजर से ओझल ना हो, क्योंकि वो शेल्टर होम में चलेगा, एक निरंतर हमारा फॉलो अप उनसे चलता रहे, ताकि अगर बच्चा, क्योंकि बच्चे इस तरह से होते हैं कि जो उनके मन में आता है आपको वही शेयर करते हैं, और कई बार कुछ ऐसी जानकारी उनके पास हो सकती है जिससे उनकी फैमिली ट्रेस हो जाए, लेकिन उन्होंने आपको पहली काउंसलिंग में या दूसरी में नहीं बताया। तो अब हमारी एक डेडिकेटेड टीम्स है जो निरंतर शेल्टर होम में खोए हुए बच्चों से इंटरैक्ट कर रही हैं, और अन्य जो स्टेट्स हैं उनके साथ समन्वय स्थापित कर रही हैं, ताकि वहाँ पे जो खोए बच्चों की रिपोर्ट रजिस्टर्ड है उनकी हमें निरंतर जानकारी मिलती रहे, और हम मैचिंग करते रहते हैं कि कहीं और की दर्ज हुई रिपोर्ट हमारे यहाँ अगर बच्चा मैच कर जाए तो उस स्टेट के साथ समन्वय स्थापित करके बच्चे को वापस भेजते हैं। जी। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जो औद्योगिक क्षेत्र है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, यहाँ पे बहुत सारी संख्या में मल्टीनेशनल कंपनियां भी हैं जिनमें महिला कर्मचारी काम करती हैं। आप लोगों ने उनकी महिला सेफ्टी के लिए हर कंपनी में कुछ न कुछ प्रावधान किए हैं और उनकी मॉनिटरिंग की है, वो क्या व्यवस्था है ताकि वो महिला कर्मचारी भी जाने? जी। एक तो ये है कि हमने बहुत सी कंपनीज में तो जाके कार्यक्रम किए हैं महिलाओं की जागरूकता के लिए कि पुलिस सेवाएं कैसे उपलब्ध की जा सकती है। दूसरा, हमारी जो महिला पेट्रोलिंग टीम्स है जिसका नाम स्वयं सिद्धा है, जो ऐसे ही एरियाज पे शाम के समय अपनी ड्यूटी करती हैं जो महिलाओं के लिए संवेदनशील है और जहां महिलाओं का आवागमन बहुत अधिक है, तो वो भी इन एरियाज को बहुत ज्यादा टारगेट करती हैं। और जितने ये पॉकेट्स हैं जहाँ पे शाम को जब फैक्ट्रीज का काम खत्म होता है तो बहुत सी महिलाएं वहां से निकलती हैं, ऑटो लेती हैं, ऑटो स्टैंड तक जाती हैं, बसेस लेती हैं, तो उस सारे एरिया में हमारी महिला पुलिस टीम की जो पेट्रोलिंग है वो काफी अच्छे से होती है। और तीसरा ये है कि सभी कार्यस्थलों पे, खासकर जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उन पे
पे एक टीम गठित होना आवश्यक होता है, जिसे हम इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कहते हैं या इंटरनल कमेटी कहते हैं, जो कार्यस्थल पर होने वाला लैंगिक उत्पीड़न है उसकी रोकथाम के लिए, ताकि महिला को पुलिस के पास जाना पड़े अगर उनके कार्यस्थल पर उनके साथ कोई उत्पीड़न हो रहा है तो वो उस कमेटी को शिकायत कर सके। तो हम बहुत सी फैक्ट्रीज के साथ हमने ये सुनिश्चित किया है कि उनकी जो इंटरनल कमिटीज हैं वो कार्यरत हों, और समय समय पर हम उनके लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम भी आयोजित करते रहते हैं, ताकि ये जो कमिटीज हैं ये एक प्रोफेशनल तरीके से अपना काम कर सके और जो महिला कोई उत्पीड़ित है उसका वाकई में उसकी समस्या का निस्तारण हो। आपने गौतम बुद्ध नगर जिले में महिला सुरक्षा को लेकर विस्तार से जानकारी दी। वृंदा जी, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे गौतम बुद्ध नगर पुलिस की डीसीपी महिला सुरक्षा वृंदा शुक्ला जी को। उन्होंने महिला सुरक्षा के विभिन्न आयामों पर विस्तार से जानकारी दी और ऐसे ही अधिकारियों के साथ हम आपको जोड़ते रहेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज़।